सो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एकदम वेरी फर्स्ट लेक्चर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर देख लेते हैं। अवर चैप्टर नेम इट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज अगर हमें कोई भी डिस्कस करनी होती है जो बुक में दी नहीं होती है, दैट टर्म इज फिजिकल क्वांटिटी। कोई बताएगा व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? ये एनसीईआरटी में दिया नहीं होता है कहीं पे। दे स्टार्ट विद कि ओके ठीक है ये फिजिकल क्वांटिटी होता है। कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? कुछ भी गेस करना है यार, पता किसी को नहीं है, गेस करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकता है। A quantity which can be measured. ओके, क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो मतलब सपोज मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो क्या वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? बताएं, थोड़ा और प्रिसाइज जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है, व्हिच कैन बी मेजर्ड, इट इज फाइन। और भी क्या चीज है यहाँ पे? using some device क्या व्हिच कैन बी? which can be measured using some device. अच्छा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करनी है तो तुम्हें डिवाइस चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं, ठीक है, चले कोई बात नहीं। फिजिकल मतलब यार साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड है। और इन बेटर वर्ड मैं बोलूं किससे? फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिकल क्वांटिटी का हमारे यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये है क्या कि some quantities or something which can be measured and which must follow the law of science. Clear? मतलब साइंस में भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लॉ ऑफ क्या होना चाहिए? फिजिक्स। Physics. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर पे हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, उसके बाद उनको मेजर करेंगे। ठीक है, सो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, फिर हम यूनिट पढ़ेंगे, देन मेजरमेंट। तो स्टार्टिंग रहेगा हमारा किससे? फिजिकल क्वांटिटी से। सो फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन बनेगा? The quantities which can be described using the laws of physics. So I'll write those. Just a minute. So physical quantities will be those quantities which follow laws of physics. Okay, laws of physics. And can be measured, and they can be measured or with some instrument भी ऐड कर सकते हैं। so they can be, नहीं विद सम इंस्ट्रूमेंट ऐड करना सही नहीं है, क्योंकि विदाउट इस इंस्ट्रूमेंट भी मेजर कर सकते हैं। सो एंड कैन बी मेजर्ड आर फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, लॉज ऑफ फिजिक्स से मेरा मीनिंग क्या है बताएं? व्हाट वी मीन बाय लॉज ऑफ फिजिक्स? मतलब पता होना चाहिए ना कि हमने बोला कि लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करें, बट व्हाट आर लॉज ऑफ फिजिक्स? लॉज ऑफ फिजिक्स आपने सुना होगा, 10th में बहुत सारे लॉज रहते हैं ना फिजिक्स से रिलेटेड। लॉज ऑफ The मोशन है, principles given by the scientists through discoveries. okay, given by the scientists through discoveries. Okay, Define principle. okay, so there are you can say कि certain things or certain laws which are described by some scientists, okay, and which follow a particular science. मतलब बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, आपने पढ़ा है ना लॉज ऑफ मोशन।
9th में, Yes, sir. ठीक है, मतलब हाउ अ मोशन इज गवर्न दोज लॉज, ठीक। सो बेसिकली लॉज ऑफ फिजिक्स मतलब ये है कि कुछ नेचुरली हो रहा है और उसको हम मेजर कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजर करना। मतलब कि सपोज सिंपल सी बात करें, ये पेन है, सपोज ये एक पेन है और इस पेन का आप लेंथ मेजर कर लो, सो ऑफ कोर्स लेंथ क्या बन जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2, इसे लॉ ऑफ फिजिक्स भी फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ फिजिक्स मतलब लाइक सिंपल कि दो लेंथ को ऐड करेंगे, सपोज ये लेंथ है और एक और लेंथ ऐड करेंगे तो सम हो जाएगी। ये सिंपल लॉ ऑफ फिजिक्स है कि ठीक है एडिटिव है। सो उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सपोज कोई हम रैंडम चीज बात कर लेते हैं लाइक आइडियाज। तो सपोज आपके माइंड में एक आइडिया आया, कैन यू मेजर इट? No. Is there any parameter to measure idea of a mind or thoughts of a mind? No, sir. नहीं है, कुछ No, नहीं है। sir. So definitely idea is not a physical quantity, ठीक है। So same criteria है, physical quantities are which are related to the laws of physics and to which we can measure। तो for example बहुत सारे examples हो जाएंगे, like क्या, length, speed, time, ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ओके। तो ये पॉइंट है। अभी फिजिकल क्वांटिटी के बाद आती है कि इनका कैटेगरी करना पड़ेगा कि यार ये कैसे कैटेगराइज होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या हमने एज्यूम की वो हमें देखना पड़ेगा। मतलब सपोज मुझे स्पीड किसी को समझाना है, सपोज एक स्टूडेंट है, मुझे समझाना है कि स्पीड का मीनिंग क्या होता है। तो क्या लगता है मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी को, व्हाट इज स्पीड? Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मैं बोलूंगा यार एक पार्टिकल था वो पॉइंट ए से बी तक ट्रैवल किया and in the travel it took a time of 4 seconds. Let's say the distance was 10 meters. So what will be the speed then? 2.5 meter per second. Yeah, 10 by 4 it is 2.5 meter per second. So that means to define a speed we need certain things. What are those things? The distance and time. I can say genuinely that speed is dependent upon time and distance. Okay, so do we need to define speed as a basic one? No, I can say speed can be defined with these two only, so no need to define separate. Okay, let's pick another quantity. Suppose a surface is there and you need to find its area. कैसे इसका एरिया फाइंड करते हैं? Length And breadth. तो बताओ क्या एरिया डिफाइन करने के लिए मुझे अलग से कुछ चाहिए था क्या? नहीं, ऑल आई नीड वाज लेंथ, ओके। मतलब सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस चाहिए था सिर्फ हमें। ये पॉइंट क्लियर है? सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हुई तो उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। क्या कि एक बेसिक कैटेगरी और एक हुई जो उनसे हेल्प लेके बने। दो वर्ड समझ में आए क्या? एक था जो बेसिक था, मेन, जिसे बोल सकते हैं मेन, और बाकी क्या हुई उनकी हेल्प लेके जो भी बने वो हमारे सेकंड पार्ट हो गए। तो इनको नेम क्या दिया गया? जो बेसिक थे, मेन थे, उनको नेम दिया गया क्या? फंडामेंटल, ओके। और जो उन फंडामेंटल की हेल्प लेके बने उनको हमने क्या किया? डिराइव किया, सॉर्ट ऑफ हमने सॉल्व किया, डिराइव किया। तो उनको हमने क्या टर्म यूज किया? derived. डिराइव्ड। तो यहां से स्टार्ट होता है क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज बहुत टाइप के रहेंगे, हम उनको पहले दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सो देयर आर टू मेजर कैटेगरीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और दो मेजर टाइप रहेंगे। पहला क्या रहेगा? Fundamental. फंडामेंटल, अच्छा। फंडामेंटल क्या है? अगर मैं बात करूं आपको मतलब फिजिक्स में, ओवरऑल फिजिक्स में कितनी क्वांटिटीज होती हैं? सो फिजिक्स में नियरली यू विल सी नियरली 900 क्वांटिटीज यू विल सी। जैसे आपने टर्म सुनी ना, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज। सो फिजिक्स में आपको कितनी क्वांटिटीज सुनने को मिलेंगी नियर अबाउट?
900. 900. लेकिन टेंशन नहीं लेना यार, हमारे सिलेबस में 900 नहीं है, हमारे 11th और 12th को मिला के कितनी है, गेस करो, रैंडम गेस। 50. 400. 400, ये अच्छा लग रहा है। 50 किसने बोला यार, मतलब कुछ फिजिक्स पढ़नी ही नहीं है क्या? और कोई गेस? अभी तो दूर हो बहुत, बोथ आर मतलब रॉन्ग। एनी रैंडम गेस, लक आजमाओ यार, केबी से 600. 600 नहीं यार, ज्यादा हो गया यार, 600 वगैरह, 400 भी ज्यादा है, इतनी नहीं। 200. 300. 350. ठीक है, 400. बहुत रैंडम है, बहुत रैंडम है, जस्ट 130। कितनी? 130. 130. इसका मतलब ये है आपको 130 नेम्स याद रखने पड़ेंगे, समझ आया क्या? 130 नेम्स। Yes, sir. डरा नहीं रहा हूँ, पैनिक नहीं डाल रहा हूँ, आप समझो, सिर्फ ये कि 2 इयर्स में करने हैं, आराम से याद हो जाएंगे। सिर्फ ABCD होता है ना, जैसे अल्फाबेट, वैसे ही याद करना है कि A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, लाइक वाइज। ओके, सो टेंशन नहीं लेना है, ओवर द 2 इयर्स सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यार फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ 7 है, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में रेस्ट, फिजिक्स की रेस्ट 130 क्वांटिटीज सब किससे रिलेटेड होंगी? ये 7 से। फंडामेंटल से. फंडामेंटल मतलब समझ गए ना, फंडामेंटल कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो फंडामेंटल को अच्छे से लर्न रखना, अच्छे से लिखें और इसे लर्न करेंगे क्या, फंडामेंटल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी फंडामेंटल की? Basic quantities. हाँ मतलब कुछ बता नहीं सकते ना अभी, मतलब सिंपल सी बात है कि जिनको हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है। क्लियर? सो द क्वांटिटीज, और बेस्ट ये है कि द क्वांटिटीज which are independent, which are independent. क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है और हमने क्या किया हुआ है, उन्हें बेसिक एज्यूम कर लिया हुआ है। क्लियर? सो द क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट एंड assumed as basic, ओके। और ये 7 क्वांटिटीज है और आपको 7 पूरा एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। So there are 7 fundamental quantities, और वो एग्जांपल्स में देख लेते हैं क्या है वो। सीक्वेंस वाइज याद रखना है। क्या लगता है सबसे पहली क्वांटिटीज क्या रही होगी? Mass, Then mass, length, लेंथ, time. टाइम। रुक जाते हैं अभी, आराम से, मैंने ऑल नहीं पूछे, ऑल नहीं पूछे, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? Electric current. अरे यार एग्जांपल्स नहीं बताने सारे, मैंने सिर्फ क्या पूछा है अभी? fundamental quantities. नहीं, ये नहीं पूछा है, Basic. Well, ये पूछा है मैंने। क्या पूछा हुआ है? मैंने क्या पूछा हुआ है? first fundamental. फंडामेंटल। क्या लगता है फर्स्ट फंडामेंटल क्या थी? Length. लेंथ। सबको लग रहा है कि फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ होनी चाहिए थी। शायद टाइम होनी चाहिए. शायद टाइम होनी चाहिए थी। चलो कोई तो एक अच्छा ऑप्शन आया। कोई और किसी का ओपिनियन? क्या लगता है कि सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने बोला होगा कि यार ये सबसे पहली वाली क्वांटिटी है, तो किसे बोला होगा, लेंथ को, टाइम को, या फिर कोई और? सर मास को बोला होगा. Mass. ठीक है, तो हमारे पास 3 बहुत अच्छी क्वांटिटीज हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सत्यजीत बताओ यार, तुम्हें क्या लग रहा है? सर मुझे तो मास ही लग रहा है क्योंकि मास लग रहा है। हाँ. अच्छा चलो ठीक है, एक सिंपल सा ऑप्शन देखता हूँ। आपने कोई चीज देखा,
आपने कोई चीज देखा, कहीं पे कुछ तो देखा कि यार ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या लगता है कि सबसे पहले आपके दिमाग में किस चीज की इमेज आई होगी? उसका मास कितना है या उसके साइज? हाइट पॉइंट आया। टाइम टाइम के बारे में तो हमने कुछ पॉइंट देखा ही नहीं था टाइम के बारे में। ओके, टाइम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। साइज सबसे पहले जो था, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा कि यार ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सपोज ये पेन है, तो हमने इसके साइज के बारे में बात की। हम बाद में डिस्कस किया कि इसका मास क्या है, और टाइम तो फिर बाद में पॉइंट आया। ओके, तो सबसे पहले बेसिक दो ही चीजें चल रही थी, क्या? लेंथ, उसके बाद फिर मास, फिर टाइम। सो लिख लेते हैं यहाँ पर क्वांटिटीज, लेंथ, मास, देन टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, देन thermodynamic temperature. ओके, करंट के पहले ही टेम्परेचर आ गया, सॉरी, टेम्परेचर एंड, और ये जो लोग थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, ये बुक देख के बोल रहे हैं। ये लोग बुक देख के बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यार तुम लोग वर्ड भी नहीं जानते हो थर्मोडायनेमिक। ठीक है, सो टेम्परेचर, करंट, नेक्स्ट। सर डिग्री में सर भी हाँ एंगल के लिए बताएं। सर हाँ पूछिए नीरज। सर करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों कंसीडर किया, मतलब करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो एक्सप्लेन करते हैं, हाँ ठीक है। अमाउंट ऑफ द लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पहले मैं 7 लिख देता हूँ, सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट चाहिए ना, और तीनों ही डिस्टेंस टाइप की चीजें हैं ना, मतलब लेंथ टाइप की चीजें हैं। ओके, सर डिग्रीज एंगल मेजर करने के लिए हाँ बताते हैं उनका क्या होगा। तो पहली तो बात ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 थी, और इनको हमने डिसाइड किया कि यार ये 7 फंडामेंटल है अपनी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आई कि साइंटिस्ट लोगों ने पहले ये फंडामेंटल डिफाइन कर दी, उन्होंने एंगल के बारे में सोचा ही नहीं था। समझ आया? एंगल के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अब बाद में प्रॉब्लम आई कि यार एंगल तो किसी से डिराइव नहीं हो रही है, एंगल भी एक टाइप की फंडामेंटल है। बट यार ऑलरेडी वो लोग पब्लिश कर चुके थे ना कि यार ऐसे होता है ना 7 गॉड्स, ऐसा 7 बहुत ही अच्छा वर्ड लगता है ना, तो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था। तो फिर क्या किया उन्होंने, सप्लीमेंट्री ऐड कर दिया वर्ड। क्या? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। और एंगल्स को किसमें रख दिया कि यार ये फंडामेंटल्स की हेल्प करने के लिए है। समझ आया? फंडामेंटल्स को सप्लीमेंट देने के लिए, इसलिए एंगल्स को अलग से नेम दे दिया गया, क्या? सप्लीमेंट्री। क्लियर? तो एंगल की प्रॉब्लम नहीं है। अब एक समझते हैं, ये बहुत अच्छा थॉट आता है कि मैंने बताया कि ये फंडामेंटल मतलब है किसी से डिराइव नहीं है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। बट यार करंट का तो फॉर्मूला हमने चार्ज अपॉन टाइम देखा है ना, रेट ऑफ फ्लो हाँ। ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उसका मतलब वहां पर करंट कितनी है ये देखा। अब पता है पॉइंट क्या है, क्यों करंट फंडामेंटल है? क्या आप वायर में चार्ज मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। चार्ज ऐसे देख लोगे क्या कि ये वायर है, यहाँ से करंट गई, आपने चार्ज देखा कितना आ गया? नहीं ना। अच्छा दूसरा पॉइंट, सपोज हमने वोल्ट मीटर, अमीटर डिवाइसेस यूज की, तो वो क्या बताएंगी? चार्ज बताएंगी क्या आपको? नहीं। करंट। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड, करंट। नहीं सॉरी, टू फाइंड चार्ज। आपको पता है कि इस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी देर तक फ्लो हुई, उससे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से चार्ज कितना गया। क्लियर? तो इसलिए चार्ज को फंडामेंटल नहीं रखा गया, किसको रखा गया? करंट। करंट। अच्छा ये बताओ, पहले चार्ज आया या पहले करंट आई? चार्ज। तो फिर यार चार्ज को रखना चाहिए था फंडामेंटल। तो पॉइंट है, ऑफ कोर्स चार्ज आया उसके बाद करंट आई, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स में चार्ज के बारे में पहले नहीं पता था। क्लियर? यस सर। पहले हमें किसके बारे में पता था? करंट के बारे में। तो नियरली
30 इयर्स तक हम सिर्फ किसके बारे में जानते थे? करंट, करंट के बारे में कि करंट डेवलप करनी कैसे करनी है, बाकी सारी चीजें। कई बार होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होती हैं कि यार ये है, बट एक्चुअली उसका रीजन नहीं पता। मतलब आप ऑब्जर्व कर लेते हो बट उसका रीजन नहीं पता व्हाई इट इज हैपनिंग। सो इट वाज लाइक दैट ओनली कि हमने करंट डेवलप कर लिया लेकिन इसका बेसिस क्या है हमें नहीं पता था। तो चार्ज के बारे में डिस्कवरी स्टार्ट हुई। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ क्या केमिस्ट्री में? नहीं, नहीं सर। नहीं सर, वही concept चालू है। आपने 9th 10th में भी सुना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक चार्ज। यस सर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? कुछ याद नहीं। गेस मार लो यार, तुम लोग का गेस काफी अच्छा है, बताओ नियर अबाउट। सर 1850s। 1850s। कोई और? 1884 1884। भाई डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो क्या किसी का? 84 नहीं, कोई और थोड़ा क्लोज? 1900 1900 इज फाइन। 1905 ठीक है। जे थॉमसन। 1890, हाँ 1905 इज फाइन। जे थॉमसन। ओके, नेम याद है क्या? सुना है जे थॉमसन? हाँ नेम याद है। हाँ हाँ सर। सर। तो उन्होंने चार्ट डिस्कवर किया। तो क्या उससे पहले एडिशन वगैरह नहीं आए थे क्या? एडिशन ने बल्ब कब डिस्कवर किया? हाँ बहुत सही। 800 हाँ। तो उस पॉइंट पे करंट बहुत ही पहले डिस्कवर हो गई थी, उसके काफी बाद पे चार्ज की डिस्कवरी हुई, इसलिए करंट क्या है? फंडामेंटल। इसके बाद दूसरी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन्हें मैं आगे डिटेल पे आपको समझाऊंगा। ठीक, ये दोनों क्वांटिटीज हम 12th में पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस। ठीक है। 11th में हमारी मेजर क्वांटिटीज क्या रहेंगी? ये रिमेनिंग 4 किस पे स्टडी करते हैं? 12th पे। ओके, क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसे मैंने बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद दूसरी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज बताएं, फिर क्या हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन? Dependent quantity. quantities that are derived from fundamental quantities. Yes, very good. Quantities those are derived from the fundamental are derived. लिख लें यार सब लोग। Okay, so which depends upon fundamental and they can be derived from fundamental. So examples clear है सबको? Examples बहुत सारे। Yes sir. हाँ, सारे जो भी नोन ऑल अदर क्वांटिटीज है वो सब डिराइव्ड बन जाएंगी। मतलब स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ऐसा बहुत सारी क्वांटिटीज, ये सारी क्या बन जाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? Yes sir. ओके, तो इसका मतलब ये है कि यार ये 7 से बाकी सारी क्वांटिटीज बन जाती हैं। इस चैप्टर पे हम ये देखेंगे। इस चैप्टर में हम ये सब सीखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है इससे सारी क्वांटिटीज रिमेनिंग तो क्रिएट हो जाती हैं। अपन क्रिएट करके उसे देखेंगे सारी क्वांटिटीज को बना के। तो 2 टर्म क्लियर है हमें। पहला क्या था हमारा? फंडामेंटल, और उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इसके बाद एक टर्म मैंने यूज किया हुआ था
बताएं। फंडामेंटल की हेल्प के लिए एक टर्म पूछा हुआ था अभी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये एज अ हेडिंग नहीं, मैं जस्ट टर्म लिखूंगा यहाँ पे, क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में क्या आते हैं, एंगल। अब यार एंगल भी दो टाइप के होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मतलब दे आर यूज्ड फॉर द हेल्प ऑफ फंडामेंटल। ओके, so they are not derived quantities, they are to provide support to the fundamental quantities. ओके, सप्लीमेंट्री में दो क्वांटिटीज हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। नंबर 1, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बताएगा प्लेन एंगल मतलब, मैंने टर्म प्लेन क्यों यूज किया हुआ है? आपने एंगल्स पढ़े थे ना, ऐसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। सपोज ये 0 है, सो यहाँ से आपने पढ़ा था 30 डिग्री, ये कैसा एंगल हो जाएगा? Acute angle. Acute angle. ये 90 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? Right angle. Right angle. उससे ज्यादा वाला Obtuse angle. एंगल। ओके, तो मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने ये एंगल देखे हुए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो दो एंगल हम यहाँ पर देखेंगे वो किस टाइप के एंगल है, वो समझे आप। देखिए, समझे, सपोज ये पेन है, ठीक। अगर इस पेन को मैं ऑब्जर्व करूं तो ये पेन मेरे आईज पे कैसा एंगल बना रहा होगा। तो अगर मुझे इस पेन का एंगल देखना है तो मैं बोलूंगा कि एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूं, एक लाइन यहाँ से अपने आईज की तरफ, और एक लाइन इसके बॉटम से आईज की तरफ। तो इसका मतलब अगर मुझे एक पेन का चेक करना है, लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक पर्सन हूँ और मुझे ये कोई पेन है, मुझे इसका चेक करना है एंगल, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही अपना एंगल हो जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. अब सोचो, इस पेन के जगह पर, इस पेन के जगह पर मैं पूछूं कि ये पाम मेरे आईज पे कितना एंगल बना रहा है, तो यार अब थोड़ा थॉट देना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सिर्फ ये टिप और ये टिप, ये दोनों कितना एंगल बनाएंगे, क्या इससे काम बनेगा क्या? नहीं, इससे पूरे नहीं। पाम का मेजरमेंट नहीं आएगा। तो अगर मुझे पूरे पाम का मेजरमेंट देना है तो मुझे ये साइड एंगल भी देखने पड़ेंगे। क्लियर ना? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैंने ऐसे कोई एरिया ले लिया और मुझे यहाँ पर चेक करना है कि यार बताओ एंगल कितना बनेगा इस पे, तो क्या ये दो लाइन से काम बन जाएगा क्या? नहीं। आपको ये साइड वॉल भी चेक करनी पड़ेगी कि ये साइड वॉल भी कितना एंगल बना रही। तो इसका मतलब एक सॉलिड सी कोन वाली फीलिंग आ जाएगी ना यहाँ पर। मतलब अगर मैं इस पाम को देख रहा हूँ कि पाम मेरे इस पे कितना एंगल बना रही, तो ऐसे एक सॉलिड फीलिंग वाली फील आ जाएगी ना, ऐसे ऑल डायरेक्शन से ऐसा। क्लियर? Yes. इसका मतलब ये सॉलिड कोन वाली फील आ जाएगी। तो इसका मतलब 2D में जब एंगल देखते हैं, 2D ऑब्जेक्ट का, मतलब सिर्फ लाइन ऑब्जेक्ट का देखते हैं, सिर्फ लाइन ऑब्जेक्ट का, तब एंगल क्या आता है? प्लेन। और जब हम एरिया वाले ऑब्जेक्ट का, जिसका एरिया होता है कुछ, उस एरिया का एंगल चेक करते हैं, तो फिर क्या बन जाता है हमारा? वो सॉलिड एंगल। तो कितने एंगल हमारे सप्लीमेंट्री में है? 2। प्लेन एंगल आपने पढ़ा है, सॉलिड एंगल पहले कभी नहीं पढ़ा। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों को थोड़े से समझ लेते हैं कि ये जो प्लेन एंगल है, ये कौन सा एंगल है? एंगल मेड बाय एनी लेंथ। क्या?
एंगल मेड बाय एनी लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर? मतलब क्या है इसका मीनिंग, क्या है लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये है कि सपोज एक लाइन है और ये लाइन क्या एंगल बनाएगी उसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। सो हम यहाँ पर हैं, हमारे आईज पे ये कितना एंगल बनाएगी इसे हम बोलेंगे क्या, प्लेन एंगल। तो इसे किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। सो थीटा ऐसा दिखता है, ये और बीच में कट, ठीक है। सो ओ और बीच में कट, ये होता है अपना थीटा। सो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। इसे कौन सा एंगल बोलेंगे हम, प्लेन एंगल। तो इसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी पड़ेगी ना कि ये वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे। तो वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमने क्या बनाया, एक आर्क। अब यार हमने आर्क क्यों बनाया, रीजन कि जब मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखूंगा तब ये L1 और L2 अलग अलग होंगी ना। तो इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, एक आर्क। आर्क क्यों बनाया, ताकि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां तक की डिस्टेंस दोनों साइड से क्या हो, Equal. Equal. कॉन्ग्रुएंट। प्रॉब्लम नहीं हो। या सो इक्वल रहेगा तो डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थीटा का फॉर्मूला लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हुआ थीटा। अब देखना पड़ेगा इस आर्क की कुछ तो लेंथ होगी। सो मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है, दिस लेंथ इज L। सो इस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी फिर, ये सॉर्ट ऑफ रेडियस वाली फीलिंग देगी ना आपको, Yes, sir. आर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल का जो फॉर्मूला डिफाइन किया गया, एंगल की डेफिनेशन है वो इस तरीके से डिफाइन है, दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्लियर हुआ? मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ L अपॉन आर। इस तरीके से हमें डिफाइन होगा क्या, एंगल। तो क्या एंगल का फॉर्मूला सबको समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. अब पॉइंट है कि जब फॉर्मूला आ गया तो इसका एक यूनिट होगा। यूनिट क्या होते हैं बताएं? डिग्रीज, Degree, Degree. minute, second. मिनट, सेकेंड्स। नहीं, वो यूनिट ठीक है। आई एम आस्किंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, बताएं। अभी मैं लिखाऊंगा बिकॉज चैप्टर का नेम क्या है, Units and measurements. मेजरमेंट। तो अभी मैं यूनिट का डिस्क्रिप्शन आऊंगा, बट बिफोर दैट आई एम फिगरिंग आउट ऑल द क्वांटिटीज फर्स्ट। सो फिर भी आप लोग गेस करें, क्या लगता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, बताएं। अब ब्लाइंड गेस कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सेंस लगाना है। यूनिट क्या काम करता है, सपोज मैंने बताया कि इस लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे इसकी लेंथ कितनी है, लेट्स से 2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी नहीं, समथिंग व्हिच हेल्प्स टू मेजर और व्हिच हेल्प्स टू डिफाइन अ क्वांटिटी। Makes easy to make count the physical quantity. Yeah, makes easy to count the physical quantity or it helps, basically it helps to measure it. ओके अब हेल्प का गलत सेंस आ जाता है, लगता है कि इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। क्लियर ना? सो हेल्प का मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हेल्प का मतलब ये है कि डिफाइन कैसे करेंगे हम। सो यूनिट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स टू डिफाइन अ क्वांटिटी। क्लियर? तो हम जैसे बात करें लेंथ का यूनिट क्या हो जाता है, Meter. मीटर्स। Meters. फीट का, मीटर पर सेकंड। उस तरीके से अगर हम बात करें एंगल का यूनिट, एंगल का यूनिट क्या हो जाता है, Degree. Degree. ओके। नीरज एनी डाउट? सर अगर मतलब यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है तो फिर आपने कल ही बोला था कि एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम सेम आता है, तो फिर कैसे मतलब दोनों एक ही क्वांटिटी दो चीजों को कैसे। यही थॉट है, दैट मींस दीस टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड।
उसका मीनिंग ही यही है कि अगर इनका यूनिट सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, रिलेटेड है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ मेथड यूज करके वी कैन कन्वर्ट दीज टू इनटू ईच अदर। ओके, हाँ सर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर यूनिट सेम आ रहा है तो हमें आइडिया लगता है ओके दीज क्वांटिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। मतलब अभी बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बाउल में वाटर ले लिया आपने, अब मैंने बोला कि यार ऐसा करो, इस वाटर से आयरन बना दो, बना दोगे क्या? नहीं। कोई भी रिलेशन ही नहीं, वाटर अलग है, आयरन अलग है, सो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर उनका यूनिट सेम है, सो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है, यू नीड टू फाइंड समथिंग। इसका मतलब लेट्स से मेरे पास हीट है और मैंने कहा कि यार वर्क करके दिखाओ इस हीट से, या लेट्स से मैं वर्क कर सकता हूँ, मैंने बोला हीट जनरेट करके दिखाओ। तो ऑल वी नीड इज सम इंस्ट्रूमेंट, कोई एक मीडियम जो कन्वर्ट कर सके। ओके, तो यूनिट हाँ सेम है और वो अच्छी बात है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री, डिग्री, और दूसरा यूनिट हो जाता है क्या, बताएं? रेडियन। 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 ठीक है, अब पॉइंट ये है कि डिग्री और रेडियन में डिफरेंस क्या है। जब भी एंगल अकेले लिखा है जैसे थीटा, तब कभी भी डिग्री लिखा नहीं जाता कैलकुलेशन में। मतलब समझना, मैंने कहा कि लेंथ चाहिए हमें, सो लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ की वैल्यू, आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस इनटू एंगल इनटू रेडियस। Radius. रेडियस इनटू एंगल। सो लेट से मैंने आपसे पूछा कि यार बताओ, एक कर्व है, फॉर एग्जांपल एक कर्व है, मान लेते हैं ये रेडियस है कितनी, 20 सेंटीमीटर, और ज्यादा हो गया, लेट्स से 3 सेंटीमीटर है रेडियस एंड द एंगल इज 30 डिग्री। सो फाइंड दिस आर्क लेंथ। एग्जांपल समझ आया? हाँ सर। देखना, तो इस एग्जांपल के थ्रू एक बहुत ही अच्छी चीज हम क्लियर करेंगे। एग्जांपल, फाइंड द आर्क लेंथ, फाइंड द आर्क लेंथ। तो आप सॉल्व नहीं करें, मैं सॉल्व करता हूं, मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं सॉल्व करना है। फाइंड द आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, एंगल इनटू रेडियस एंगल इनटू हाँ। रेडियस, आर इनटू, थीटा आर कितना है 3, थीटा कितना है 30, 30 क्या आ गया 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। क्लियर? और बहुत ही अच्छी बात है कि ये आंसर हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। यार सोचो, फील करो कि कहीं पे ये रेडियस का आपने आर्क लिया, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 90 हो गया क्या? मतलब फील भी आ रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में ये इतना टाइम्स है? नहीं सर, नहीं। पैकेट वाइज होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये मैं बताता हूँ कि पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि फिजिक्स में एक चीज ध्यान देना है कि डिग्री और रेडियन 2 यूनिट होते हैं, बट थीटा जब भी कभी अकेले लिखा हुआ है, मतलब विदाउट एनी पैरामीटर। 10th में आपने ये पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री। Yes. हाँ। जब भी हाँ कभी सर, पढ़ा है। इनके साथ आता है तब हम डिग्री में रखते हैं। अगर थीटा कभी भी विदाउट एनी पैरामीटर है तो कैसे रखते हैं, रेडियन। रेडियन में। तो इस क्वेश्चन को गलत होने का रीजन हमें समझ में आ गया। सो मैं यहाँ पर अब अच्छे से लिखता हूँ इस चीज को, इस क्वेश्चन को मैं नीचे स्लाइड करता हूँ और यहाँ पर अपना पॉइंट लिख देता हूँ, क्वेश्चन को नीचे स्लाइड कर लेता हूँ और अपना पॉइंट लिख लेते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि व्हेनेवर थीटा इज यूज्ड without any parameter, its unit should be radian. रेडियन। Radius. Theta is used alone without any operator. Without any operators like sin theta, cos theta, then its unit is, then its unit, रेडियन। yes, then it should be
बी इन रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस फॉर्मूले में 30 नहीं रखना था, किसमें आंसर रखना था हमें? रेडियन। रेडियन के टर्म्स में हमें इसमें आंसर रखना था। क्लियर? ओके, ठीक है। सो रेडियन अब करेंगे कैसे? किसी को ऑलरेडी पता है क्या कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ सर। बताएं। सर पाई 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर उस वैल्यू से हम बाकी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्या कि दैट पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या फिर 22/7। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 180 डिग्री को। क्लियर? तो पाई रेडियन में है और 180 डिग्री में है, तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं चीजों को लेके। ओके, तो इसका मतलब डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर लिख देता हूं, बिकॉज पाई मतलब रेडियन में, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज और, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन मतलब शॉर्ट टर्म, सो दोनों का शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म डिग्री को कैसे लिखते हैं ऑलरेडी आपको पता होगा, स्मॉल ऐसे। क्लियर? तो इसे कैसे लिखेंगे? थीटा डिग्री। रेडियन को कैसे लिखते हैं? वो सी लगाते हैं ना? सी नहीं, हाँ ऊपर ऐसे आर्क। क्लियर? सो थीटा को ऊपर ऐसे सी लिखते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल RAD से भी। ठीक? तो जैसे मीटर के लिए स्मॉल m यूज करते हैं, किलोमीटर के लिए km यूज करते हैं, वैसे ही रेडियन के लिए इधर थीटा डिग्री, और या फिर रेडियन के लिए सी, और या फिर आप अलग से भी लिख सकते हो क्या, रेडियन। ओके, अच्छा। अच्छा, बुक में आप एक टर्म्स देखोगे, जब आप बुक्स रीड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि थीटा के आगे स्मॉल डी लगा हुआ है। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग? सर मे बी उसके साथ कोई तो ऑपरेटर हो। हाँ नहीं, ये तो सबको दिख रहा है यार, कोई तो ऑपरेटर है। वो कौन है? क्या ऑपरेटर है? डायमीटर। डायमीटर नहीं। ठीक है, फिजिक्स में डी का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। अच्छा, तो आपने कभी ये टर्म सुना है, स्पीड का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा V/t, ये सुना है? हाँ। हाँ। सबने सुना है। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। सो ये जो डी ऑपरेटर होता है, इसका मीनिंग भी चेंज होता है, बट वेरी स्मॉल चेंज। तो डी थीटा इसलिए लिखा जाता है कि इसका मतलब ये है कि ऐसे एंगल फिक्स चीज नहीं है कोई, आप इसको आगे मूव करा दोगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या टर्म किया जाता है कि लेट से पिक करते हैं छोटा सा एंगल डी थीटा, जब जरूरत पड़ेगी तो इसे चेंज करते रहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स में क्या वर्ड यूज करता है? डी थीटा। ओके, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पर ही इस पैरामीटर को ही चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैंने थीटा = L/R लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? डी थीटा DL/R। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्मॉल एंगल कवर करेंगे, स्मॉल एंगल कवर करेंगे, तो इसका मतलब आर्क लेंथ भी तो स्मॉल आएगी ना। तो डी का मतलब क्या होता है? वहां पर स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए सर हाँ। सर कई फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें डिफरेंशिएशन भी आता है, तो फिर अगर इसे डी थीटा है तो फिर मतलब समझेंगे किसी की डिफरेंशिएशन है क्या, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके ओके, अगर ऐसे डी थीटा आया हुआ है, उसका मीनिंग डिफरेंशिएशन ही होता है हमेशा। जब भी इसके नीचे कोई ऑपरेटर होगा तब इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो मैं डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा। अभी जब ये सिंगल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन एंगल, और सिंपल मीनिंग है स्मॉल एंगल। ओके,
सो मैं यहाँ पर चाहिए तो स्पेस यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। डी थीटा का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल एंगल। ओके, हाँ सर। ओके चले, तो वापस आते हैं कन्वर्जन के लिए। अगर मुझे पता है कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, सो 30 डिग्री मतलब क्या होगा? पाई बाय सी, पाई बाय by 6। 6 पाई बाय 6 ना, तो इसका मतलब मैं एक थंब रूल बना सकता हूँ ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे रेडियन चाहिए तो मैं पाई बाय 180 कर सकता हूँ। देखो आ गया ना। तो हमें आगे कभी भूल नहीं जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरल थंब रूल बना लेते हैं। क्या? अगर हमें कन्वर्ट करना है किसको, डिग्री टू रेडियन, Degree to radian. डिग्री टू रेडियन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम डिग्री में क्या करें, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई। सो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन। रेडियन में। और इसे याद रखेंगे फास्ट सॉल्विंग के लिए। अदरवाइज कॉमन सेंस तो माइंड में रख ही सकते हैं। कॉमन सेंस क्या है कि पाई मतलब कितना होता है? 180। 180 डिग्री। अच्छा, कई बार वैल्यूज इतनी स्मॉल होती हैं कि कॉमन सेंस फिर याद नहीं रह जाता, तो इसलिए ये फॉर्मूले को भी माइंड में रखना है। ओके, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हमने नीचे सॉल्व किया ये गलत किया हुआ है, हम डिग्री में यूज नहीं कर सकते। ओके, डन ना? क्लियर? तो फिर क्या आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व करें, बताएं। पाई बाय 2। पाई बाय 2। ओके, हाँ, पाई की वैल्यू भी हमें रखनी सीखनी है। पाई की वैल्यू भी 1.57. यस। तो इसका मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रेडियन में। एंगल इन रेडियन कैसे आ जाएगा? 30 इंटू पाई बाय 180। तो आंसर कितना आ गया? पाई बाय 6 रेडियन। सो आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी अब? आर थीटा, आर इंटू थीटा। आर कितना था? 3, थीटा कितना था? पाई बाय 6। तो आंसर कितना आ गया? पाई बाय 2। पाई बाय 2। और पाई की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं? 3.14। 14। क्लियर? सो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? 1.57. तो देख रहे हो ना, इस लेंथ से कम ही आया आंसर। ये 3 सेंटीमीटर था, ये 30 डिग्री था, तो आर्क लेंथ कितनी आई? 1.57. और फिगर से दिख भी रहा है ना यार कि काफी छोटी है उससे, वैल्यू 3 से। समझ आया सबको एंगल के बारे में? यार एंगल समझ आया सबको? हाँ सर, समझ आया. वेरी वेरी गुड। यार पेन पेपर में एंगल कैसे मेजर करते हैं? एक पेपर है, यहाँ पे कुछ भी दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, तो एंगल कैसे मेजर करते हैं पेन पेपर में? प्रोट्रैक्टर से. प्रोटेक्टर से। यार सबको पता है ना प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करना। क्या होगा अगर ऐसे वर्चुअली हो, तब आप एंगल कैसे मेजर करोगे? मतलब मैंने सिंपल वर्ड बोला है, यार मेरे पास कुछ और है नहीं, पेन ही है, तो ये पेन है, और मैंने पूछा ये पेन हमारी आईज पे कितना एंगल बना रहा है, प्रोटेक्टर से बता पाओगे क्या? No. नहीं। नहीं. प्रोटेक्टर से नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस है वो। फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? आर्क अपॉन लेंथ। आर्क अपॉन लेंथ। बट क्या ये पेन आर्क है क्या? आप समझो, पेन है ये, हमें यहाँ पर ये है 2 लाइन, क्या ये पेन आर्क है, या फिर आर्क का मतलब ये होता है, इस कर्व को बोलते हैं आर्क। क्लियर? सर हाँ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं ना? वो तो सही है, मैंने ऐसे दे दिया यार पेन, चलो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, चलो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। मैं बोल रहा हूँ ये एक टावर है, आप यहाँ पे खड़े हो, अब भाई कहाँ से लाओगे इमेजिनरी लाइन? अब इस टावर का हाइट कैसे देखेंगे, एंगल कैसे देखेंगे? एंगल। ओके, टेंशन नहीं लेना है, एक डिवाइस आती है सेक्सटेंट बोलते हैं उसे, उससे मेजर करते हैं। क्लियर?
एक होता है डिप साइकिल और बोल सकते हैं वर्टिकल साइकिल। वर्टिकल सर्किल, ये वर्टिकल कंपास होता है। तो उस पे क्या होते हैं, ऐसे थ्रेड लगे होते हैं, समझो ये ऐसा होता है, ऐसा वर्टिकल कंपास होता है, ऐसा स्टैंड में लगा हुआ। तो आपको उसमें क्या करने होते हैं, दो थ्रेड को अलाइन करना होता है। तो एक थ्रेड को पहले अलाइन कर लो, ये बिल्डिंग के क्रॉस क्या करो, फिक्स कर दो। क्या, ये फिक्स हो गया ये। अब इसे रोटेट, पहले यहाँ से स्क्रू से रोटेट कर सकते हैं, अभी इसे रोटेट करना बंद कर दो, मतलब फिक्स कर दिया ये। अब चेक करो कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। ओके, तो ये आपको एंगल बता देता है, मतलब टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ क्या है वो हॉरिजॉन्टल कंपास होता है और ये क्या बन जाता है, वर्टिकल कंपास। तो जैसे आपने एक वर्ड बताया ना कि सपोज ये पेन है, ऐसा कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दे, तो वो जो वर्टिकल सर्किल है उसमें क्या होती है, लाइन ऑलरेडी ड्रॉ होती है, आप उसे फिक्स कर दो। ठीक है, मतलब एक लाइन होती है पिन टाइप, उसे फिक्स कर दिए कि यार ये यहाँ पर है। अब दूसरा एंगल चेक कर लो तो पता चल जाएगा वहां पर। तो मतलब एंगल चेक करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, और एक बहुत ही एडवांस डिवाइस आती है जिसे क्या बोलते हैं, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट किस काम में आती है, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट का अगर एंगल देखना है, मतलब आपको सन का एंगल देखना है, तो आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, ऐसे सन को लेके आप डायरेक्ट आइज से बार बार एंगल ऐसे नहीं देख सकते। तो वो डिवाइस होती है, ऐसे सेटअप होता है वर्टिकली सारी चीजें, और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, मिरर। मिरर, और यहाँ पे कई सारे फिल्टर लगे होते हैं। तो जब आप सन को देखते हैं तो वो फिल्टर से होते हुए फिर लाइट आके आपके पास पहुंचती है, उस तरीके से एंगल मेजर करते हैं सेक्सटेंट। तो जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और थोड़ा सा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है एंगल मेजर करने का। तो कभी ये मत टेंशन लेना, ये मत सोचना सर एंगल मेजर कैसे करेंगे, मैं सीधे यूज करूंगा कि ठीक है एंगल मेजर कर लिया हमने। ओके, तो ये हमने पार्ट देखा कि एंगल में जो प्लेन एंगल है उसे यूज कैसे करना है। तो फिर से समराइज कर देता हूँ, क्या काम की बात आई, दो काम की बात है, क्या कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, Length upon radius. आर्क अपॉन रेडियस। नंबर टू, कि थीटा को यूज किस में करना है, रेडियन। Radian. रेडियन। अगर डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो पाई अपॉन पाई 180। अपॉन 180। पाई अपॉन 180। वेरी गुड। इसके अदर यूनिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अदर यूनिट्स ऑफ एंगल। ओके, अदर यूनिट्स में क्या क्या है, मिनट, मतलब एंगल को मिनट से भी लिखते हैं। मिनट मतलब टाइम याद है, क्लॉक। 1 आवर मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 60 minutes. 60 minutes. 1 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकंड। Seconds. सिमिलरली एंगल का भी यूनिट होता है, मेन यूनिट क्या है, डिग्री। डिग्री। ठीक है, सो पॉइंट ये कि जो 1 डिग्री होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 60 मिनट। क्लियर, और मिनट को कैसे लिखते हैं, सपोज मैंने बात किया थीटा डिग्री, डिग्री को ऐसे लिखते हैं, तो मिनट को कैसे लिखते हैं, डैश, थीटा डैश, ये क्या हो गया, मिनट। और 1 मिनट मतलब समझ गए कितना, 60 सेकंड। 60 सेकंड। 60 सेकेंड। पूरा लिख लेते हैं मिनट, तो इसे लिखेंगे थीटा डैश। और सेकंड्स को क्या लिखेंगे, थीटा, डबल डैश। थीटा डबल डैश। अच्छा, किसी ने कहीं और किसी और मेजरमेंट में ऐसे देखा है डैश लगा, डबल डैश लगा, इंचेस, किसमें, इंचेस। वेरी गुड यार। सो कई बार आपने देखा होगा लेंथ ऐसे लिखी होती है 5 फीट 4 इंच। सो ये सिंगल डैश किसके लिए यूज होता है, फीट के लिए, और डबल डैश इंचेस। इंचेस के लिए। तो वैसे ही एंगल में सिंगल डैश किसके लिए, मिनट्स, और डबल डैश सेकेंड्स। सेकेंड में। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, क्योंकि कई बार बुक्स में आंसर जो है मिनट्स में आता है, सेकंड्स में आता है।
तो आपको वो अकॉर्डिंगली फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ओके, तो एंगल में प्लेन एंगल समझ आया ना सबको? हाँ। Yes. ओके, चले तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 2 क्या था? सॉलिड एंगल। यार सॉलिड एंगल को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक्सक्यूज मी सर, क्या? आप प्लीज नीचे लेंगे, वो कॉपी करना था डिग्री का। डिग्री का या दिस वन? हाँ यस। ठीक है। अच्छा भाई, तो मैं पता है आप क्या कर सकते हो, सिर्फ मेन फॉर्मूले ही आप कॉपी करो। वही सुने, सब लोग सुने, फुल नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या लिखना है? रेफरेंस। मतलब क्लास में क्या होता है, सपोज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ तो मैंने ऊपर क्या फॉर्मूला लिखा है उसका यूज होगा। ये जो पूरी नोट्स है मैं आपको क्या करूंगा, ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, ठीक है ना? सो आपको ऐसा नहीं करना अभी कि एक पहले ग्रीन कलर का लिया मार्कर, फिर रेड कलर का, और पूरा एकदम कलरफुल बना रहे हो। अगर आप कलरफुल नोट्स बनाओगे तो पता है क्या पॉइंट होगा? आप मेरे वर्ड्स नहीं सुनोगे ज्यादा। ओके, all of your focus will be towards like these colors and everything. Okay, so these notes are sorry, make your notes just for the reference. Like थीटा का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, थीटा में रेडियन को कन्वर्ट कैसे करना है, दैट्स इट। ओके, रेस्ट ऑफ द नोट्स आई विल पोस्ट इन द ग्रुप। चलिए, सॉलिड एंगल किसी को पता है ये लेटर क्या है? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा कहाँ पर यूज होता है? रेजिस्टेंस। वेरी गुड यार, ओमेगा। सो ये लेटर है ओमेगा, ये रेजिस्टेंस में यूज होता है। रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए अब आप समझ सकते। अच्छा, आप देखते हैं कई बार बहुत सारी क्वांटिटीज रिपीट होती हैं। रेडियस को भी क्या लिखते हैं? आर। रेजिस्टेंस को भी आर। अभी ओमेगा है, ये क्या है? रेजिस्टेंस के लिए। सॉलिड एंगल के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं? ओमेगा। ओमेगा। ऐसा क्यों करते हैं? एनीवन? कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। अरे कंफ्यूजन तो ज्यादा क्रिएट हो रही है यहाँ पर। सिंबल्स कम है शायद। या सर एग्जैक्टली। मतलब जो आदमी उस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है वो ऑब्जेक्ट 2D है या 3D है उससे पता चल। नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई? ऑब्जेक्ट अभी कहाँ आ गया? मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर वो नए टर्म्स डिस्कवर करने में और ज्यादा टाइम जाएगा ना। सिंबल्स बहुत कम है इसलिए। सिंबल्स बहुत कम है, नए टर्म्स नहीं। भाई क्वांटिटीज कितनी है? इतने सिंबल है हमारे पास यार। कितने तोड़े ही सिंबल है? 25 ये हैं। और फिर ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। ग्रीक अल्फाबेट्स मतलब अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ओमेगा, वो सारे ग्रीक है। तो 25 ये है। ग्रीक का मुझे पता नहीं है, शायद 50 समथिंग है ग्रीक लेटर्स। ठीक, तो फिर मतलब सोचो ना, हार्डली कितने लेटर्स है हमारे पास? 75 ना। तो इसका मतलब रिपीट होने वाले हैं। क्लियर ना? क्यों लेटर्स रिपीट होते हैं? क्वांटिटीज बहुत सारे हैं और हम पे सिंबल्स इतने हैं नहीं। सो हम सिमिलर सिंबल्स को बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, अब सॉलिड एंगल पे आ जाते हैं। तो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन मैंने कैसे समझाया, बताएं? क्या बताया? एंगल कमिंग थ्रू अ शेप एरिया व्हिच का ऑक्यूपाइज एरिया। एंगल। एग्जैक्टली। सो मैं मान लेता हूँ एक रैंडम सा ऐसा कोई एक एरिया ले लेता हूँ। सपोज ये एक एरिया ले लिया मैंने, ठीक है? और ये एरिया, आप यहाँ पर खड़े हो और ये एरिया आपके पास क्या एंगल बनाएगा, उस चीज को हम यहाँ पर डील करेंगे। समझ आया ना? तो इसका मतलब ये एरिया कितना एंगल बना रहा है। ओके, ये तो पॉइंट यहाँ पर मेरा ये है कि ये एक सॉलिड एंगल बनाएगा पूरा, ऐसा फीलिंग होगी यहाँ पर। ये इस पूरे सेगमेंट को, ये जो पूरा फील्ड है, ये पूरा 3D में, इस पूरे को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। समझ आया ना? तो
एंगल मेड थ्रू द एरिया, सर्टेन एरिया। तो इसका मतलब इसे बोलेंगे अपन क्या, सॉलिड एंगल। तो कैसे डिफाइन होगा, ओमेगा इज एरिया ओवर आर स्क्वायर। ठीक, अब पॉइंट ये है कि क्या आप ऐसा एरिया ढूंढ सकते हो क्या कि जिसकी डिस्टेंस हर जगह से सेम हो, ये भी आर है ये भी आर है, मतलब टफ होगा ना ऐसे। जैसे सर्किल में क्या था, हमने एक आर्क ले लिया, अगर एरिया लेना पड़ेगा तो ऐसे कर्व ही लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए कर्व के लिए फिर फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा। अदरवाइज आपने फ्लैट एरिया ले लिया तो फिर सारी डिस्टेंस सेम नहीं होंगी ना। सपोज आपने ये फ्लैट एरिया ले लिया तो क्या सारी डिस्टेंस सेम होंगी क्या, नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये होगा, तब ये फॉर्मूला स्ट्रेट यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप बुक में देखोगे तो ये फॉर्मूला डिफाइन होता है किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए। डी ओमेगा इज डी ए बाय आर स्क्वायर। लार्ज के लिए अब फिर आपको प्रॉपरली एडवांस मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी वहां पर। क्लियर। सो ये इसका मतलब क्या है, स्मॉल सॉलिड एंगल। क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो स्मॉल सॉलिड एंगल, इसका यूनिट क्या होगा। सर मुझे एक डाउट था, आप पूछिए। लार्ज एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वही लार्ज एंगल के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते फॉर्मूला। लार्ज एंगल के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस से। ओके। समझे। तो लार्ज यस के सर। लिए ये फॉर्मूला नहीं काम आएगा। ये सिर्फ कब काम आएगा, जब डिस्टेंस कैसी है, सेम है, स्मॉल है। हाँ। सॉरी सेम है। ओके। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसे कैसे लिखते हैं, एस आर से। क्लियर। यस सर। हाँ, अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम ये बात करें, अगर कोई एक प्लेट टाइप है, वॉल टाइप है, उसका एरिया अगर हमें उसके लिए फॉर्मूला देखना है तो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ओके, मतलब समझे। यहाँ पर देखें, मेरे पीछे एक वॉल है और ये पूरी वॉल मेरे पे जो एंगल बनाएगी, मेरे आईज पे जो एंगल बनाएगी, उसे मैं इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो आर होगा वो हर साइड का डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने छोटा सा एरिया पिक किया तो नियर अबाउट सेम होगा ना। सोचो ये इतनी बड़ी वॉल थी, अब मैंने इसका छोटा सा एरिया पिक किया, तो जब आप ये दोनों डिस्टेंस देखोगे तो ये नियर अबाउट सेम ही होगी ना। जब आप इसको हाँ, कंपेयर अप्रोक्सीमेटली। हाँ, इसको इससे कंपेयर करोगे तब अलग होगी। तो इसलिए ये टर्म यूज किया जाता है कि स्मॉल एरिया के लिए सब जगह वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, जब पोजीशन ऑफ ऑल पॉइंट इज आर। तो ये क्या है, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल। लेकिन ये सिर्फ कब वैलिड है, व्हेन एरिया, when all the area or all the aerial points are at same distance. Clear। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ, एक रूम है पूरा, एक स्फेरिकल रूम है, आप बीच में हो, ये पूरा स्फीयर आपके आईज पर कितना या सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। नहीं पूरा, ये पूरा एंगल कितना होता है 2D में, ये एंगल कितना होता है 360 360 डिग्री। 60 डिग्री, मतलब रेडियन में 2 पाई रेडियन। अब ये 3D में सोचो, आप तो रिंग देख रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर हूँ और मैं एक रिंग इमेजिन कर रहा हूँ ऐसे, और मैं बीच में हूँ, तो मैं ऐसे आइज करूंगा ना, ऐसे लाइक दिस। देखिए ये मेरा स्ट्रेट है और ये मैं रिंग फील कर रहा हूँ ऐसे। सो मैं आइज ऐसे स्टार्ट करूँ और ऐसे बैक लाइकवाइज। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा और ये पूरा एंगल देखूंगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360। 360 डिग्री। लेकिन अब ये पूरी क्लोज ज्योमेट्री है, मतलब मुझे ऐसे भी देखना है, लेफ्ट में भी देखना है, ऐसे ऑल डायरेक्शन से देखना है। तो बिकॉज ये डिस्टेंस क्या है हर जगह की,
सेम है, Equal है। हाँ ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। बताओ स्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया? थीटा अपॉन 360 नहीं, सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी। pi r square. 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फीयर की बात हो रही 4/3, हाँ। वो वॉल्यूम होता है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है? वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम। वॉल्यूम। सिर्फ एरिया है अपना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया एंगल? 4 ohm. 4 पाई। Pi. क्लियर? सो एक स्फीयर कितना एंगल बनाता है? 4 पाई। जबकि एक रिंग कितना एंगल बनाती है? 2 पाई। 2 पाई। तो ये सॉलिड एंगल का समझ में आया? तो इसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो आप लोग लिख रहे हैं, जो पॉइंट्स क्या लिखते हैं यहाँ पर? अ प्लेनर रिंग makes 360 degree angle at center. So कितना हुआ एंगल? एंगल होगा 360 डिग्री। इसका मीनिंग हुआ 2 पाई। और दूसरा स्फीरिकल ऑब्जेक्ट makes 4 पाई एंगल, 4 पाई सॉलिड एंगल। क्लियर? 4 पाई सॉलिड एंगल एट द सेंटर। और कैसे निकाल सकते हैं वो? ओम इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसका मतलब कितना आ गया? 4 पाई एस आर स्टेडियम। क्लियर ना? सर या सर अगर कोई मतलब प्लेन सरफेस है और ऑब्जर्वर के आईज उसके मतलब प्लेन सरफेस पे के एग्जैक्ट सेंटर पे है, तो फिर उस केस में आर सभी जगह से सेम ही आएगा ना? सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, स्क्वायर के सेम आएगा। ओके। ठीक है, बाकी के लिए अलग आएगा। तो आप ये फील करो कि एक प्लेट है, ये प्लेट 2D में मैंने बनाया है, तो आप समझो इट इज लाइक कि इस आर्क का रेडियस सेम होगा यहाँ का। तो जैसे आर्क और फ्लैट सरफेस में डिफरेंस होता है, आर्क और फ्लैट सरफेस, वैसे ही कर्व्ड सरफेस और फ्लैट में डिफरेंस होता है। तो कर्व के लिए ये फॉर्मूला स्ट्रेट काम आता है, फ्लैट सरफेस के लिए नहीं यूज करते, उस पर फिर आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है और फिर ऐसे निकालना पड़ता है उसे। ठीक है? हाँ। ओके, चलिए। तो ये तो हमारा प्लेन एंगल से रिलेटेड पार्ट। अभी हेलो। हाँ पूछें। हाँ सर, अभी वो प्लेट है वो वर्टिकल है, अभी थोड़ा सा बेंड हो गया तो रेडियस उसका चेंज होगा ना, सेम नहीं होगा ना दोनों का? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने उसको एकदम स्फीरिकल कर्वेचर में बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, तब जो उसका रेडियस आएगा वो वाला रेडियस यूज करेंगे हम यहाँ पर। नहीं नहीं, अगर प्लेट ही टेढ़ी। हाँ, अगर प्लेट ही रैंडमली बेंट है क्या? हाँ हाँ, अगर प्लेट ही थोड़ा बेंड होगा तो एंगल डिफरेंट आएगा ना, सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, कम हो जाएगा ना। फिर एक स्ट्रेट प्लेट लो और वो एक उसे बेंट करा दो, तो बेंट कराओगे तो उसका ये थिकनेस कम हो जाएगा ना, एंगल कम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी हो गई। यहाँ पर हमने कौन सा एंगल देख लिया? प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। अभी इन सब का जो है आगे अपन यूज देखेंगे। ठीक, तो ये एंगल्स का यूज कहाँ पे आता है? इनका यूज आता है मेजरमेंट्स में, लेंथ मेजर करने में। क्या मेजर करने में? लेंथ मेजर करने में। अच्छा, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करके रखा गया है। ओके,
अब हमारे सिलेबस में क्या है, हमें सिर्फ मेजर करना है क्या, लेंथ, क्योंकि बाकी सारी जो चीजें आप उन्हें उतना फील नहीं कर पाओगे। तो लेंथ को क्या है, आपको फील करा के चीजों को मेजर करने के लिए दिया जाता है, बाकी सारा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेजरमेंट में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, मेजरमेंट में सिर्फ हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, लेंथ लेंथ। अच्छा लेंथ यार बहुत सारे पैटर्न है, लेंथ स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, तो हमें दोनों टाइप के पढ़ने हैं। क्लियर? अब कोई बताएगा स्मॉल लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मतलब कौन सा यूनिट? नहीं, मेजर कैसे करते हैं, बहुत स्मॉल लेंथ है अगर कोई, तो उसे कैसे मेजर करते हैं? अब इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है, हाँ इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम नॉर्मल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यूजुअली किसको यूज करते हो, नॉर्मल स्केल हाँ, नॉर्मल स्केल। और ज्यादा स्मॉल है तो आप कौन सा स्केल यूज करते हैं, वर्नियर स्केल। उससे और ज्यादा स्मॉल है तो क्या यूज करते हैं, गेज। एक सेकंड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कोई इन्हें लिखे नहीं, क्योंकि आगे का टॉपिक है, मैं आगे इससे सिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो अभी लिखना नहीं है। स्क्रू गेज के बाद और अगर स्मॉल है तो माइक्रोस्कोप। बट ये जो है वो 10⁶ तक ही मेजर करेगा, इसीलिए इसका नेम क्या है, माइक्रो। इससे भी स्मॉलर है तो फिर क्या यूज करते हैं, ठीक है टेंशन नहीं लेना है, हम 12th में ये चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ तो अभी यहाँ पे नहीं सीखना है, 12th में हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में क्या यूज करते हैं, लाइट, किसी की डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसमें क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका वर्किंग क्या है वो हम देखेंगे। अच्छा अब बताओ लार्ज डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे, लार्ज डिस्टेंसेस को टेलीस्कोप। ठीक है। अच्छा अभी आप देखो, क्या टेलीस्कोप बस से मेजर कर लोगे क्या, टेलीस्कोप तो किस काम में आता है, दूर के ऑब्जेक्ट को जस्ट बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। देखने के लिए, तो क्या ये डिस्टेंस बता देगा क्या, नहीं। इसका मतलब टेलीस्कोप का काम डिस्टेंस बताना नहीं है, टेलीस्कोप का काम है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने का। बट आजकल जो टेलीस्कोप आते हैं वो मॉडर्न टेलीस्कोप है, उनपे एक जो है ये यूनिट लगा हुआ होता है, कंप्यूटेशनल यूनिट, जो सब कुछ कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक, कि यार ये इतनी दूर है, मतलब इट इज लाइक कि एक आप ऐसे राडार टाइप गन होगा, जैसे राडार होता है ना, वो क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है। तो राडार बहुत ही अच्छा करेक्ट आंसर है, लेकिन टेलीस्कोप करेक्ट आंसर नहीं है। सर वो मतलब सोनार के प्रिंसिपल पे काम करता है हाँ, क्या? राडार सोनार के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो वहां पे हम एक वेव मतलब साउंड वेव को थ्रो करते हैं और रिटर्न आने का टाइम चेक कर लेते हैं, स्पीड हमें साउंड की पता है तो डिस्टेंस निकल आती है। ठीक, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का एक मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड। क्या, पैरेलैक्स मेथड, इससे ही मेजर की जाती है कौन सी डिस्टेंस, सन अर्थ से कितना दूर है, मून अर्थ से कितना दूर है, सारे प्लैनेट कितने दूर है, किस मेथड से मेजर की जाती है, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। तो ये सब बताने का अभी ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें डिटेल पे समझाऊंगा। सिर्फ मैं आपको हिंट देता हूँ कि पैरेलैक्स का मतलब क्या है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में अभी क्या हमने यूनिट्स और मेजरमेंट स्टार्ट किया क्या, एक्चुअल हमने नहीं, हमने सिर्फ अभी क्या पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तो वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पैरेलैक्स क्या होता है। सिर्फ पहले इसका फीलिंग ले लेते हैं, पैरेलैक्स का मीन क्या होता है, आप समझना। सपोज आप एक रूम में हो, आपके सामने एक वॉल होगी, पास वाली वॉल नहीं, थोड़ी दूर वाली वॉल को देखना है। ठीक, अब समझना, वॉल पे एक डॉट देखो,
मतलब डॉट या कोई भी चीज, लेट्स से यहाँ पर बल्ब है, एक बल्ब है या कुछ भी पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में एक डॉट देखो, और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आइज के बहुत ही क्लोज करो, आइज के बहुत ही क्लोज। अब समझना, देखना, मैं रेफरेंस बता रहा हूँ क्या करना है आपको। सपोज ये पेन लिए हुए हूं मैं, ठीक, ये पेन को होल्ड करके आप वॉल पे देखो कि ये पेन की लोकेशन क्या है। आपको दिख रहा होगा वॉल में, किसी को एक को रेफरेंस ले लो, ट्यूबलाइट को, कलर को, स्पॉट को, कुछ भी ले लो, टेबल को ले लो, कुछ भी, और ये मार्कर आप होल्ड करो। क्लियर, आपको दिख रहा है। अब आप राइट आई क्लोज करो तो देखोगे कि ये फिगर थोड़ा एचडी क्वालिटी में दिखने लग गया। आप फील कर सकते हैं, अभी आपको ब्लर दिख रहा होगा जब आप आईज के बहुत ही क्लोज लेके आए हो। क्लियर, और जब आप राइट आई क्लोज करो तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ जाती है, एचडी दिखने लगता है। क्लियर, और जब हम लेफ्ट आई क्लोज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जा रहा है। क्लोज मतलब ऐसे हाँ। करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लोज भी किया तो चलता है। ठीक, सो अभी ये है, और मैंने राइट आई क्लोज की तो फिगर क्लियर दिखने लगा, और लेफ्ट आई क्लोज की राइट ओपन करके, हाँ दोनों नहीं क्लोज करनी यार, सो राइट ओपन करके की तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब देखना, मैं समझा रहा हूँ, ये वॉल थी, आपने देखा कि ये स्विच लगा हुआ है, और आपने पेन यहाँ पर होल्ड किया। जब आपने लेफ्ट आई क्लोज की तब पेन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्लियर, तो ये जो पॉइंट हुआ, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को, पैरेलैक्स। अब ये प्रॉब्लम पता है क्यों हुई, ये प्रॉब्लम हुई जब ये ऑब्जेक्ट था और आपकी आईज के बीच में थोड़ा सा क्या है, गैप है। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे इसे, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे इसे, तो ये जो दोनों ऑब्जर्व के बीच का एंगल होता है ना, उतना एंगल ही शिफ्ट हो जाता है ये। क्लियर, अब सोचो, अब आप थोड़ा दूर का एक्सपेरिमेंट करो। आप अगर वॉल पे सेम चीज कोई स्पॉट करो, अब आइज क्लोज करो और देखो, तो देखोगे कि वॉल की वो जो चीज है वो ज्यादा शिफ्ट नहीं हो रही। हाँ, कोई एक रेफरेंस बना के रखो, नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब वॉल पे एक चीज फिक्स रखो और किसी एक स्पॉट को ऑब्जर्व करो, ठीक, या फिर पेन को दूर रखो। ओके, ऐसे करो, पेन को क्लोज लेके आओ, अब आइज देखो कितना शिफ्ट हो रहा है, और पेन को दूर लेके जाओ। ओके, और फिर देखो शिफ्टिंग कम हो रही है या ज्यादा, कम हो रही कम है। हो रही है। कम हो रही है। कम। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा तो हमारे आइज पे एंगल क्या बनाएगा, कम एंगल बनाएगा। कम बनाएगा। तो जितना ये एंगल बनाता है उतना ही हमें ये एंगल शिफ्टिंग दिखाई देती है। इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स मेथड। अब इस मेथड का यूज पता है कैसे किया गया। सोचो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लाइक स्टार, तो क्या पैरेलैक्स होगा क्या उसमें, नहीं। नहीं होगा। नहीं होगा। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही मेहनत की। क्या, अर्थ को दो ऑब्जर्वेटरी सेट की अर्थ में, एक इस पॉइंट पर और एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। अब यार आइस से तो काम नहीं बनेगा ना, सन का कितना एंगल बन रहा है यहाँ। क्या आप आइस से देख पाओगे कि सन कितना एंगल बना रहा है हमारे में, नहीं। नहीं। क्या करते हैं, ऑब्जर्वेटरी लेते हैं, एक ऑब्जर्वेटरी से देखते हैं, दूसरी ऑब्जर्वेटरी से देखते हैं कितना एंगल बनाया। और अगर हमें ये एंगल पता चल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स एंगल, अर्थ की डायमीटर तो पता ही है, क्या फॉर्मूला यूज हो हाँ। जाएगा, आर थीटा। क्लियर, सॉरी हमें क्या चाहिए, आर चाहिए ना हमें, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डायमीटर हो जाएगी हमारी। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d अपॉन आर। सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d बाई थीटा। थीटा। अब कोई मुझसे ये पूछेगा कि सर इस लाइन को क्यों यूज किया, इस r को क्यों नहीं यूज किया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे वही इग्नोर करने वाला सिस्टम है। सोचो इतना बड़ा कर्व है, ये कर्व इतना बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस अब हम नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत डिफरेंस आएगा इनमें। लेकिन सोचो अगर मैं आपको बोलूं ये सिर्फ इतनी, तब तो यार आर्क और ये जो डिस्टेंस है नियरली सेम है ना दोनों। हाँ। तो अगर ये एंगल बहुत ही छोटा होता है तो हम ये इग्नोर कर सकते हैं कि ये आर्क और लाइन क्या है, दोनों सेम है। और सोचने वाली बात है, जब आप सन को देख रहे हो तो ये तो बहुत दूर जाने वाला है ना,
अर्थ के रेडियस के रेस्पेक्ट में। सो इसलिए एंगल क्या होने वाला है, बहुत ही स्मॉल, इसलिए ये मेथड हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, ये सारे मेथड को यूज कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंट प्लैनेट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, उनका साइज कैसे मेजर करते हैं, मून वगैरह का, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आज एक पॉइंट लिखता हूँ, बेसिक डेफिनेशंस पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये जस्ट मैं एक डायरेक्टली पॉइंट पिक कर लेता हूँ। हाँ, देखिए ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है। ये क्या चीजें हैं, दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। ओके, ये क्या है, बेसिक डेफिनेशंस है किनकी, फंडामेंटल यूनिट की। मतलब आपको पता है कि फंडामेंटली क्या होता है, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो पॉइंट है कि 1 मीटर हमें पता कैसे चला, अगर ये फंडामेंटल है तो 1 मीटर पता कैसे चला। तो पॉइंट ये है कि जो 1960s की बातें हैं, 1960s के टाइम पे हमने क्या किया, एक लेबोरेटरी डिफाइन कर ली, ठीक है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी, और वहां पर क्या ली, एक रॉड ले ली और बोल दिया कि यार ये रॉड की जो स्टैंडर्ड लेंथ है उसी को हमने क्या मान लिया, 1 मीटर। समझ आया। हाँ, वैसे ही 1 kg क्या था, एक रॉड थी, डिफरेंट रॉड, उसका जो मास था उसको ही हमने रेफरेंस क्या मान लिया, 1 kg। 1 kg। हाँ, तो ये बहुत ही वेग सा रिप्रेजेंटेशन था कि यार हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे बोल दिया कि यार ये 1 kg है, ये बताओ। यूनिवर्सल नहीं था, मतलब चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखो इसके लेंथ पे चेंजेस आ सकते हैं, कैसे, इस पे एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी और ज्यादा मटेरियल एक्यूमुलेट होने लग गया, या फिर ये डिटोरेट होने लग गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथ तो इसकी कम हो जाएगी ना। सो मतलब ओवर द टाइम ये यूनिवर्सल नहीं है। क्या ये 1000 ईयर के बाद इतना ही रहेगा क्या, नहीं, डिटोरेट हो सकता है। क्या 1 kg का एक आपने रॉड ले लिया, आपने रख दिया है, 1000 ईयर के बाद ये ऐसा ही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, इसलिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने बहुत रिसर्च किया और एक परफेक्ट डेफिनेशन निकाली फंडामेंटल यूनिट्स के लिए। क्या ये डेफिनेशन आपको लर्न करने की जरूरत है, नहीं, ये डेफिनेशन सिर्फ किसके लिए है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कितनी कॉम्प्लेक्स स्टडी हो सकती है। मैं एक और पार्ट पिक करता हूँ इसका, जस्ट मैं, ये मैंने एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है। अभी पॉइंट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, रीड करें, ये क्या लिखा हुआ है, लाइन समझ में आई, हाँ सर। कि ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिकल मेथड्स हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि इम्पोर्टेंस इनका कितना ज्यादा है, कितना एफर्ट करके चीजों को डिफाइन किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या, कि 1 मीटर कैसे डिफाइन है। तो आपने लाइट की स्पीड के बारे में सुना है, कितनी होती है, कितनी होती है, 3 into 10 10 raised to to 10 8. raised to 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अगर मैं बोलूं मीटर कि per 1 सेकंड में लाइट कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इसका मतलब इतने मीटर कवर करती होगी, क्लियर ना। यस। हाँ, इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड का मतलब है दिस मैनी मीटर्स पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड को प्रिसाइज मेजर किया गया और फिर देखा गया कि लाइट 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसी को बोल दिया गया क्या, 1 मीटर। क्या यूनिवर्स में 1000 ईयर्स बाद लाइट की स्पीड बदल जाएगी क्या, नहीं। नहीं, नहीं। तो ये फिर हमारा यूनिवर्सल टर्म हो गया। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो ये है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट, 299792458, मतलब मुझे भी याद नहीं है,
याद करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो मीटर कैसे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट when expressed in this. Clear? So this much distance the light will cover in 1 second. So the distance covered by 1 second, sorry, 1 of this much second is called 1 meter. ठीक, तो देखें आप कितना कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है। उसके बाद केजी, केजी की तो डेफिनेशन अभी 2018 में रिफ्रेश की हुई है, आपने न्यूज भी सुनी थी क्या कि केजी का फंडामेंटल डेफिनेशन बदल रहा है। ओके, तब आप लोग शायद 8th में थे, सो ऑफ कोर्स तब आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट न्यूज में था कि केजी की जो है डेफिनेशन बदल रही है, रीडिफाइन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 केजी बदल गया, नहीं, क्या किया है, एक यूनिवर्सल वैल्यू पिक की हुई है जो सॉल्विंग में हम यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही सेकंड की, करंट की, सारी चीजों की यूनिवर्सल वैल्यूज पिक की गई। पहले करंट को कैसे मेजर किया गया था? आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, इसमें देखा होगा कि 2 वायर्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? आपको पता है ना, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके वजह से हाँ, मैग्नेट सर। क्या कर सकता है, इस वायर को अट्रैक्ट yes कर। sir. सो करंट को डिफाइन पता है कैसे किया गया था? ये 2 वायर्स कितना अट्रैक्ट करेंगी, उस बेसिस पर करंट को डिफाइन किया गया था। ये थी उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन। लेकिन अभी रिसेंटली करंट की भी डेफिनेशन बदल गई है और कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर उसके बाद हम अपने एक्चुअल चैप्टर के पार्ट पे स्टार्ट करेंगे, किस पे, यूनिट, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। ओके, ठीक है, ये नोट्स आपको फिर से नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये नोट्स फिर से नहीं बनाना, मैं इनका कॉपी पोस्ट करूंगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। जब हम 2 लेक्चर्स 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ वीक विल स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। सो बिफोर दैट आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करो, टेक्स्ट बुक रीड कर लो। ओके, ओके सर। Yes sir. ठीक है, देन आज का डिस्कशन यहीं पे रखते हैं, क्लोज करते हैं। ओके, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। सर। Sir, thank you. Thank you. बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye.